हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर्स एजुकेशन। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका जो हमारा फिफ्थ पार्ट था गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करेंगे हम। वैसे देखा जाए तो 12th बोर्ड के लिए जो ये पार्ट है हमारा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि बहुत हाईली वेटेज रहता है इस पार्ट का चैप्टर से। ओके, तो सबसे पहले मैं गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद एक डेरिवेशन बताऊंगा और कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा गॉस लॉ की, एंड देन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक टेक्निक देता है, किससे? एक क्लोज सरफेस से, जिसका स्टेटमेंट है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज वन बाय इलेक्ट्रॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। मतलब देखो, किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज का वन बाय इलेक्ट्रॉन नॉट टाइम होगा। सपोज करो मैं एक क्लोज सरफेस यूज करता हूं, यहां पर एक स्फीयर, ये एक स्फीयर है, स्फीयर एक क्लोज सरफेस होती है, उसके अंदर एक चार्ज एज्यूम करा मैंने Q। तो इस स्फीयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के हिसाब से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज वन बाय इलेक्ट्रॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज, मतलब Q बराबर Q अपॉन इलेक्ट्रॉन नॉट। मतलब गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर जितना चार्ज है Q, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q मल्टीप्लाई वन बाय इलेक्ट्रॉन नॉट टाइम होगा। ओके, सो मैं इसका एक डेरिवेशन बता देता हूं यहाँ पर। वैसे जो क्लोज सरफेस ली है हमने वो कुछ भी हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, एक क्यूब हो सकता है, एक क्यूबॉइड हो सकता है, एक कोन हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, और एक कोई भी अनरेगुलर क्लोज सरफेस हो सकती है। ये जो गॉस लॉ है सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए, पर मैं सिर्फ एक जनरल एक सॉल्व करके दिखाता हूं पूरा कि ये ट्रू है कि नहीं किस स्फीयर के केस में। ओके, तो मैं सबसे पहले एक स्फीयर एज्यूम करता हूं। तो मैं अब एक स्फीयर एज्यूम करता हूं, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस r है। ओके, तो बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है स्फीयर के अक्रॉस, जब उसके स्फीयर के अंदर एक चार्ज है यहां पर सेंटर में Q। ओके, तो Q चार्ज है सेंटर में स्फीयर के, तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट डेल्टा एस। तो जब मैं स्फीयर के केस में बात करूंगा तो मैं स्फीयर को छोटे छोटे पार्ट में एज्यूम कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने एक सरफेस एज्यूम कर रहा हूं, यहां पर ये डेल्टा एस नाम की। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेता हूं इस पार्ट के अंदर। तो इस जो मेरी एज्यूम पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं उस पार्ट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो क्या हो जाएगा अपना? ई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डेल्टा एस। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, और वो जो सरफेस के नॉर्मल होगा वो भी रेडियस के क्रॉस होगा, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। मतलब यहां पर मैं सीधे लिख सकता हूं ई डेल्टा एस, वेक्टर हटा दिया मैंने। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितनी होंगी? 1/4 इलेक्ट्रॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर से सेंटर की डिस्टेंस R होती है, तो R स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा एस। डेल्टा एस मैंने उस स्मॉल पार्ट के लिए एज्यूम किया। अगर मुझे टोटल पूरा स्फीयर के लिए निकालना होगा तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट को मिक्स कर दूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो जब भी मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे समीशन लगा लेता हूँ हर एक छोटे छोटे पार्ट का, छोटे छोटे पार्ट कैंसिल निकालूंगा चारों तरफ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस स्फीयर क्या कहलाएगा हमारा? समीशन ऑफ ऑल डेल्टा एस 1/4 इलेक्ट्रॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके,
वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर उसी पार्ट पे सेम रहेगी, वो भी इतनी, क्योंकि स्फीयर तो वही सेंटर से सेम डिस्टेंस रहती है हर एक पॉइंट पे, वो भी उसके रेडियस के बराबर आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी। अब मैं समेशन करूंगा तो क्या सरफेस एरिया का मतलब सभी छोटे छोटे सरफेस को मैं आपस में जोड़ दूंगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कहलाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू यहां पर समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑल डेल्टा एस। सो अब मुझे सभी छोटे छोटे जो मैंने स्पेस एज्यूम करी थी सभी को समेशन लूंगा, तो मतलब पूरा टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया, तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। तो वही मैं जब समेशन लूंगा तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का लूंगा, QE बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसकी जगह टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर। सो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, टोटल फ्लक्स हमारा कितना बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ भी हमें यही कहता है कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज Q रखा हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या कहलाएगा Q टाइम दी मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम दी चार्ज इनक्लोज वाले सरफेस मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब मैंने अभी इस एक स्फीयर के केस में बात करी है, पर जो गॉस लॉ हमारा दिया है वो हर क्लोज सरफेस के लिए वैलिड रहता है, वो एक जनरल स्टेटमेंट है, हर क्लोज सरफेस के लिए वैलिड रहता है। ओके, अब जब गॉस लॉ ने हमें कहा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज उस सरफेस के इनक्लोज है। अगर उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सपोज करो ये स्फीयर है, अब चार्ज उसका आउटसाइड है, ये Q1 है, ये Q2 है, पर अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी 2 चार्जेस पर, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि गॉस लॉ कहता है कोई चार्ज उसके अंदर नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है उस स्फीयर के अंदर, स्फीयर नहीं कोई भी क्लोज बॉडी के अंदर। ओके, अब सपोज करो ये हमारा केस 1 था, अब यहां पर एक चार्ज अंदर है Q2 और Q1, सो Q1 चार्ज अंदर है और Q2 चार्ज बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर पे होगी वो तो दोनों चार्जेस के द्वारा होगी, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके द्वारा होगा सिर्फ अंदर जो चार्जेस है मतलब Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो आउटर साइड जो चार्ज है ना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस सिर्फ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिपेंड करता है। ओके, अब सपोज करो ये चार्ज सेंटर में है Q, 2 स्फीयर ले लेता हूं मैं। अब बताओ ये पहला स्फीयर और इस सेकंड स्फीयर, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा पहले स्फीयर से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमारा सेकंड स्फीयर में वो कितना होगा। सो पहले स्फीयर में भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि चार्ज उसके अंदर भी Q है, और सेकंड के अंदर भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब सपोज करो ये चार्ज को यहां से हटा के मैं यहां ले आता हूं, तो इस केस में पहले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा सेकंड स्फीयर के। अब देखो पहले स्फीयर के अंदर ये चार्ज नहीं है मतलब पहले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, सेकंड स्फीयर के अंदर ये चार्ज है मतलब सेकंड स्फीयर के अंदर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस लॉ का स्टेटमेंट समझ गए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या किस पे डिपेंड करता है, द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ओके, देखो अब गॉस लॉ चार्ज कहीं पर भी हो, सपोज करो ये हमारा स्फीयर था, चार्ज यहां पर हो या फिर इसके अलावा यहां पर हो या फिर कहीं भी हो, चार्ज स्फीयर के अंदर होना चाहिए बस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, वही क्या रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सरफेस कुछ भी हो सकती है, यहां पे मैंने स्फीयर एज्यूम किया था, एक क्यूब एज्यूम हो सकता है सपोज। ओके, एनी क्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए।
एक न्यूमेरिकल लेता हूं, ये क्यूब है, क्यूब की एज ए, क्यूब के सेंटर में एक चार्ज क्यूब है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि मुझे क्यूब की एक साइड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो बताना है, तो देखो ये मुझे गॉस लॉ के हिसाब से कितना इजी हो जाता है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज्ड क्यूब कितना हो जाएगा गॉस लॉ के हिसाब से, क्यू अपॉन इलेक्ट्रॉन नॉट, ये टोटल क्यूब के अंदर है। मुझे निकालना क्या है, एक साइड से। अब क्यूब के अंदर साइड कितनी होती हैं, 6 साइड होती हैं, और सारी साइड इक्वली सिमेट्रिक होती हैं। मतलब इसका 6th पार्ट जो होगा वो एक साइड से वन साइड, मतलब 1/6 क्वार्टर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा भाई गॉस लॉ की हेल्प से कितना इजी हो गया, मैंने एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकालना था, मैंने पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया एक क्लोज क्यूब के अंदर से, और उसको 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसके 6 फेस है और वो भी सिमेट्रिकल है। ओके, इजी क्वेश्चन। वैसे गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत हेल्प कर देता है, मतलब बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो हम इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि कब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस लॉ की हेल्प से, और वो भी कितना इजी हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो एनसीईआरटी में जो 3 डेरिवेशन दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के, पहला है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेकंड है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, एंड थर्ड है फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। हम तीनों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो इससे पहले मैं आपको कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। देखो अब हम जो डिस्कस कर रहे थे पहले वो क्या था, डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में, मतलब यहाँ पे पॉइंट चार्जेस था। अब सपोज करो एक रॉड है, ये एक चार्ज रॉड है, अब इसके अंदर तो बहुत सारे चार्जेस है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रीट चार्ज की बात तो कर नहीं सकता, यहाँ पर मुझे कंटिन्यूअस चार्ज की बात करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिकली मुझे डिस्क्रीट चार्ज तो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना। तो मैं प्रैक्टिकली में जब देखूंगा न्यूमेरिकल्स वगैरह तो मुझे इस कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में मिलेगा। तो उसके लिए मैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए चार्ज डेंसिटी टर्म का यूज करता हूँ। तो अगर इस केस में एक थिन रॉड है, तो थिन रॉड में अगर टोटल चार्ज इस रॉड के ऊपर क्यू था और इसकी लेंथ एल थी, तो टोटल चार्ज बराबर लेंथ, मतलब टोटल मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको मैं लेमडा से डिनोट करूंगा, ग्रीक लेटर लेमडा से। ये हमारा हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये मैं एक थिन लॉन्ग रॉड के केस में बात करूंगा तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करूंगा। वहीं अगर एक प्लेन शीट होती जिसका सरफेस एरिया डेल्टा एस होता और इसमें टोटल चार्ज क्यू होता, तो अगर इस केस में मैं अगर चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। इसको मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा, इसको मैं कहूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यहां पर मैं डिस्क्रीट चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज की बात कर रहा हूं। एक रॉड होगी तो उसके इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सीट होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा डिनोट करूंगा क्यू अपॉन डेल्टा एस, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सीट का। ओके, अगर 3D ऑब्जेक्ट हुआ तो मैं उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। सो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये भी प्लस चार्ज बॉडी है, इसका टोटल वॉल्यूम बी है और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, अब हम कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। अब मैं बात करूंगा पहला फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मैं फर्स्ट अपना एप्लीकेशन करूंगा गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा था फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सो मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है वो लैम्डा। ओके, अब मुझे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं आपको बताता हूँ ये एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। मतलब गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फर्स्ट कैलकुलेट करना सिखाता है, पर हम उसी लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से। तो देखो अब ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब ये इनफाइनाइट वायर है, तो मैं यहाँ पर एक कुछ लेंथ कंसीडर करता हूं। इतनी लेंथ का मैं वायर कंसीडर करता हूं और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस चूज करता हूं सिलेंडरिकल। और उस गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसकी एक्सिस से मैं इस वायर को पास कर रहा हूं। मतलब ये इस नीचे वाले बेस के जो सर्कल है हमारा उसके सेंटर से वायर पास होता है और इसका जो रेडियस है हमारा वो ए है। ओके, तो देखो अब ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉस लॉ के हिसाब से इसमें इस गॉसियन सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना होगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज इनसाइड चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस। देखो यहां पर मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी, मतलब एल लेंथ लैम्डा क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एल लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल। ये टोटल चार्ज हो तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस में, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें गॉस लॉ सिखाता है। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, E इंटू डेल्टा एस लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वहीं जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, मतलब जो ऊपर का बेस है और जो नीचे का है उनके मतलब इस सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही सरफेस का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इन दो सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा, और जो लेटरल कर्व सरफेस एरिया है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। तो वही एक सिलेंड्रिकल का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr है ना। तो मैं यहाँ पर डेल्टा एस की जगह 2πr शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लेटर सरफेस एरिया बात कर रहा हूँ गॉसियन सरफेस की, जो कि हमारा सिलेंड्रिकल है। मतलब E मल्टीप्लाई बाय 2πrl लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई अगर मैं E को अलग कर लूं और बाकी को अलग कर लूं तो मेरा E बराबर लैम्डा एल अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। भाई एल से कैंसिल, क्या बचा कि लैम्डा अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। देखो अगर मैं इस गॉस लॉ यूज नहीं कर सकता तो मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है इंटीग्रेशन यूज करना यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके। तो गॉस लॉ के हिसाब से वो उसका एप्लीकेशन यूज करके मैंने कितना इजी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना गॉस लॉ के हिसाब से। मतलब यही गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है, कौन सा, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। मतलब इस पूरे कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन। सो हेलो एवरीवन,
सो जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन था फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो एक ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है ये इस प्रकार की, उसमें मैंने गॉसियन सरफेस यूज करी सिलेंड्रिकल जैसे ये। अब देखो, अब एक गॉसियन सरफेस पूरी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में है। तो जो मैंने गॉसियन सरफेस यूज करी है सिलेंड्रिकल टाइप की, अब सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस है कर्व सरफेस, वहां पर उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। मतलब जो कर्व पार्ट है गॉसियन सरफेस का, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो है। मतलब इस गॉसियन सरफेस में जहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वहां दो जगह पर है, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल। तो मैंने इसको S1 माना, इसको S2 माना। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूं हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज कितना है यहाँ पर देखो। अब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है सिग्मा, और ये उसका एरिया कितना है यहाँ पर आर, क्योंकि इसका भी रेडियस आर थी। तो मेरा चार्ज टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ पर, तो टोटल चार्ज निकाल लेता हूं। टोटल चार्ज सिग्मा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, टोटल चार्ज हो गया। तो गॉस लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, फ्लक्स सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन इलेप्सिलॉन नॉट। इसे कर सकता हूं मैं ई इंटू डेल्टा एस टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन इलेप्सिलॉन नॉट। देखो, अब यहां डेल्टा एस है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो यहां पर S1 के द्वारा भी है, S2 के द्वारा भी है। मतलब E S1 प्लस S2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन इलेप्सिलॉन नॉट। अब S1 ये भी पाई आर स्क्वायर, वही पाई आर स्क्वायर कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन इलेप्सिलॉन नॉट। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हुई इलेप्सिलॉन नॉट अपॉन ये 2 है चलेगा नीचे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे इनफाइनाइट प्लेन लूप के द्वारा, प्लेन शीट के द्वारा, वो कितनी हुई सिग्मा अपॉन 2 इलेप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब देखो अब हमने यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता, पर हमने गॉस लॉ की हेल्प से बहुत इजियर हो गया हमारा ये टॉपिक। आपने सीधे कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना हुआ यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 इलेप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। अब देखो, सो मैं थर्ड केस की बात करता हूँ, हमारा थर्ड एप्लीकेशन फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। तो मैं आता है स्फेरिकल सेल बना लेता हूँ पहले। तो ये हमारी स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो जगह निकाल सकता हूँ, या फिर सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। तो मैं केस का नाम देता हूँ, पहला केस जो सेल के बाहर और सेकंड केस जो सेल के अंदर। तो पहला केस की निकालता हूं मैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो मैं गॉसियन सरफेस यूज करता हूं इसका आउटसाइड में। ये हमारी गॉसियन सरफेस है, वो भी सिलेंडर स्फेरिकल इन नेचर है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ओके, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज हुआ वो कितना आ जाएगा टोटल चार्ज हमारा, टोटल चार्ज बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई टोटल सरफेस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि भाई चार्ज स्फेरिकल सेल में है और उसका रेडियस कैपिटल आर है। मतलब सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं गॉस लॉ लिखता हूँ यहाँ पर। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के हिसाब से सरफेस वन में, टोटल चार्ज मतलब Q 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन इलेप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना कितना चाहिए, E इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस।
अब यहाँ पर भी रेडियल डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, इसलिए मैंने वेक्टर कोऑर्डिनेट नहीं लिखी। आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा स्क्वायर क्या आएगा, गॉसियन सरफेस से सरफेस एरिया, तो वो कितना कहलाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर का स्क्वायर और ऊपर कैपिटल आर का स्क्वायर। ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल आउट एट द आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, वही मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। देखो अब टोटल चार्ज क्यू था इसके ऊपर, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या था हमारा सिग्मा। अब मैं सिग्मा की वैल्यू यहां डबल लिख सकता हूं, ऊपर रहने देता। ओके, तो वी गॉट इट हियर। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल, इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल। आउटसाइड की बात होगी, इनसाइड। अब देखो ये हमारी स्फेरिकल सेल थी, जब इनसाइड की बात करूंगा तो मैं गॉसियन सरफेस इनसाइड चूज करूंगा। अगर मैं गॉसियन सरफेस इनसाइड चूज करता हूं तो भाई देखो अब गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब भाई गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि चार्ज स्फेरिकल सेल तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा अंदर, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो 0। अब ये क्या होता है, E इंटू डेल्टा एस, मैं टाइप लिख देता हूं, ये हमारे स्मॉल आर है इसका, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल 0। जो सेकंड केस था हमारा इनसाइड द स्फेरिकल सेल, उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि भाई जब कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म हो चुका है।